नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बज रहे हैं और आइए शुरू करते हैं आज का शो चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में आज मुल्ला मुनीर, जिसने इमरान खान को ठिकाने लगाने की नई साजिश रची है, इस खबर को 12% लोगों ने देखना चाहा है। अजीत पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी, लेकिन सवाल है कि अब एनसीपी की कमान कौन संभालेगा। इस खबर को 15% लोग देखना चाहते हैं। और यूपी में मुस्लिम वोटों के कितने ठेकेदार, 20% की दौड़ में कितने दावेदार, इस खबर को 20% लोग देखना चाहते हैं। और यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। किसने किया स्वागत, किसने बजाया विरोध का ढोल, इस खबर को सबसे ज्यादा 53% लोग देखना चाहते हैं। आज की हमारी पहली स्टोरी भी यही है। लगातार 3 दिनों से यही स्टोरी टॉप ऑफ द चार्ट है और आज जब इस पर एक फैसला आया तब भी पब्लिक इसी खबर को देखना चाहती है, तो शुरुआत इसी से करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। आज लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल करी है। इस भाईचारे को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बचाया है। हम लोग इतने खुश हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। धर्म की जय हुई है। आज हम लोगों ने जया एकादशी के दिन यज्ञ किया। जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपसी भाईचारा खराब करने के लिए बंटवारे का काम कर रहे थे। आज न्याय की जीत हुई है, इस पर रोक लगा है। ये एक आशा की किरण उत्पन्न हुई। यूजीसी में बड़ी आग है और इस आग की तपिश को देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ कम करने की आज कोशिश की। कल तक जो लोग अनशन पर थे, आज वो मुंह मीठा कर रहे थे। मिठाइयां बांटी जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक अब रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान 8 बड़ी बातें आज कही हैं। सबसे पहले आप इनको जान लीजिए। 13 जनवरी के यूजीसी के नए नियम पर रोक रहेगी। अगले आदेश तक यूजीसी के 2012 वाले नियम ही लागू होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है। चौथी बात, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। पांचवी बात, भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। 2026 रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है। जाति संबंधी नियम क्लियर नहीं है। एक्सपर्ट नए नियम की भाषा स्पष्ट करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च की तय कर दी है। आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी। और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी। और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पर रोक लगाई। अब आपको बताता हूं तो जो याचिका के समर्थन और विरोध में आज कोर्ट में क्या तर्क दिए गए और कोर्ट में क्या हुआ। याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने, जिनका बयान अभी आप सुन रहे थे, यूजीसी एक्ट की धारा 3C को चुनौती देते हुए इसे असंवैधानिक बताया। दलील दी कि यह धारा सिर्फ एक धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं, तो वही रोहित वेमुला और पायल तड़वी के परिजनों की ओर से इंदिरा जयसिंह जानी मानी वकील ने दर्ज। नए नियम संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुरूप है, जो जाति, धर्म, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव को रोकता है। 2012 के पुराने नियम अपर्याप्त थे, इसीलिए 2019 में याचिका दायर की गई थी और नए नियम 2026 में उससे बेहतर और मजबूत बने। वहीं सरकार और यूजीसी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को आज अपना पक्ष में बताया गया कि नए नियम संवैधानिक दायरे में हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी निर्देशों के तहत बनाए गए हैं। यूजीसी के नए रेगुलेशंस पर सुनवाई के दौरान
सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बड़ी बातें कही हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 मेंबर की बेंच ने आज कहा कि कोर्ट जनरल कैटेगरी की शिकायतों पर विचार नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नए यूजीसी के नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में तो नहीं चल दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की। जो नियम बने, कोर्ट को लग रहा है कि कहीं हम विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं कि जाति व्यवस्था और मजबूत हो जाए। सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा कि आप SC ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदाय में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं। कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद लेते हैं। कोर्ट ने आगे कहा, नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र और समान वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि आरक्षित समुदाय के सदस्यों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली लागू रहनी चाहिए। इसके नए नियमों पर रोक लगाने और 2012 के नियमन को लागू रखने के ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई मार्च की 19 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। अब बस बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। इस वक्त हमारे साथ हैं, दलित चिंतक के तौर पे जाने जाते हैं। वक्त की कमी है डॉक्टर साहब, पहला एकमात्र सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, आज अंतरिम तौर पर रोक लगा दी। आखिर में अब आपको समाधान क्या दिखाई देता है? क्या ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें सबके साथ इंसाफ हो सके, सामान्य वर्ग को भी लगे कि उसकी सुनी जा रही है? आंकड़ों को ये वाक्य पढ़ लेना चाहिए था। इस कमेटी में जो उद्देश्य लिखा था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, इन सब के आधार पर और 4-5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, या आर्थिक रूप से कमजोर तो सारे सवर्ण हैं, अगड़े हैं, और अब दिव्यांगजन, महिलाएं, इन सब में भी तो सवर्ण आएंगे। तो ये क्यों झूठ बोला गया कि सवर्ण के खिलाफ है? केवल एक क्लॉज की वजह से 3.1.C ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने करवाया है। गवर्नमेंट ने ऐसी वेग पॉलिसी बना दी कि इधर भी कंफ्यूजन, उधर भी कंफ्यूजन। तो जो ताकतवर था उसने कंफ्यूजन सड़क पर उतर करके दिखा दिया और कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया। अब कोर्ट को यह चाहिए था, पूरे रिस्पेक्ट के साथ, मैं उन अदब के साथ कह रहा हूं, कि इसका 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद डेट दे देते, सरकार से उसका राय ले लेते। निदान यहां है सुमित जी, निदान ये है कि यूजीसी को बाध्य करे सरकार कि इस प्रोविजन पर आंकड़ों के साथ देश को बताए कि क्या रोहित वेमुला, पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी किसी अपर कास्ट में एक भी हुआ। ये जाति के नाम पर अगर उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। अब ये पूरी की पूरी बातचीत लक्ष्मण यादव के साथ जो है वो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और डॉक्टर लक्ष्मण यादव लगातार बात उठाते रहे हैं कि इस तरह की समता कमेटीज, इक्विटी कमेटी कोर्ट्स, कॉलेजेस में बननी ज़रूर चाहिए। और जिस गैजेट को लेकर ये बात चल रही है वो दरअसल इस वक्त मेरे हाथ में है। 13 जनवरी 2026 का ये भारत का राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया, जिसकी एक कॉपी इस वक्त आप मेरे पास देख रहे हैं, उस पर यानी इसी पर अब रोक लग गई है। तो इन लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए, खासकर वो लोग जो ये बताना चाहते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा था। यूजीसी बिल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देखिए वाराणसी का क्या माहौल है वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं वो एक दूसरे को गुलाल लगाकर कहीं ना कहीं जो अपनी खुशियां हैं वो इस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से ये लोग लगातार यहाँ पर धरने पे बैठे थे, दिन रात इनका अनशन चल रहा था। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है उसके बाद से जो लोग हैं वो भी खुशियां मना रहे हैं। और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, लड्डू खिलाया जा रहा है। यतो धर्म ततो जय, जहाँ धर्म है वहीं जय होती है, और ये सत्य सनातन की एकता थी, उस धर्म की जय हुई है। आज हम लोगों ने जया एकादशी के दिन यज्ञ किया, और यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि माँ सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हुई। जज साहब को ऐसा फैसला देना पड़ा। तो ये सबकी जय है, पूरे समाज की जय है, और हम लोग जीतेंगे। आगे जब 18 तारीख को फैसला आएगा तब भी हम लोग जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2012 आज से दोबारा फिर से लागू हो गया।
ये भी जान लीजिए कि 14 साल पुराने इस नियम में क्या था और क्यों इसमें बदलाव महसूस किया गया। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भेदभाव को रोकने के लिए ये पहला ऑफिशियल रूल 2012 में बनाया गया था। ये एक तरह की गाइडलाइंस हैं जो कैंपस में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए सुझाव देती है या जागरूकता फैलाने की बात करती है। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं है, जबकि यूजीसी जिस 2026 के रेगुलेशन पर, यानी जो इस वक्त मेरे हाथ में है, जिस पर आज स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें क्या बातें थी 2012 के इतर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है कि संस्थान में यानी कॉलेजेस में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी बनाने का प्रावधान होगा। ईओसी भेदभाव की शिकायतों को संभालने और कमजोर वर्ग का सपोर्ट करने का काम करेगा। नए नियम में कैंपस में इक्विटी कमेटी और 24/7 हेल्पलाइन बनाने का जिक्र भी था, जिससे एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं की शिकायतों का समाधान किया जा सकता है। 2012 के रेगुलेशन में ओबीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन 2026 में जो रेगुलेशन आया, जो कानून बना, जो लागू हुआ नियमन, उसमें ओबीसी वर्ग को शामिल कर लिया गया और ये विवाद की एक बहुत बड़ी वजह बना। तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। अगड़ा पिछड़ा करना, दलित करना, और पूरी तरीके से इन लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। ये देश सबका है, सबके एक समानता है इस देश के अंदर, और कानून ऐसा बने जो सबको एक समानता के साथ में देखे, चाहे वो अगड़ी जात के हों, चाहे पिछड़ी जात के हों, चाहे दलित हों, चाहे मुस्लिम हों, सबके लिए एक समानता का कानून होना चाहिए। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। देखना उसमें क्या है, देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया, रामलला का भव्य मंदिर बन गया। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के रिएक्शन पर आपको ज्यादा हैरानी नहीं हुई होगी, लेकिन इस मुद्दे पर बीएसपी चीफ मायावती ने जो आज पोस्ट किया, उससे शायद आपको हैरानी हो सकती है। कल तक यूजीसी ने नए नियम का विरोध मायावती कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज मायावती ने क्या लिखा है? वो लिखती हैं कि यूजीसी द्वारा देश के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी घटनाओं को रोकने के लिए जो नए नियम लागू किए गए हैं, जिससे सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा हो गया है, ऐसे वर्तमान हालात के मद्देनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाने का आज का फैसला उचित है। जबकि देश में इस मामले में सामाजिक तनाव का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियम को लागू करने से पहले सभी पक्ष को विश्वास में ले लेती और जांच कमेटी में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के तहत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। यानी मायावती अब अपने कल की बात से थोड़ी सी बदली नजर आ रही है। इस बीच इस विवाद में बार बार चर्चा के केंद्र में जो नाम रहा वो था कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह उसी 30 सदस्यीय संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे जिसकी सिफारिशों पर यूजीसी ने नए नियमन ड्राफ्ट में ओबीसी वाला एंगल जोड़ दिया था। दिग्विजय सिंह ने आज सोशल मीडिया पर यानी प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। आपको बता देते हैं कि उसमें उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है। वैसे एक बात और बता होनी चाहिए आपको, दिग्विजय सिंह अमूमन हिंदी में अपनी बातचीत रखते हैं, हिंदी में ट्वीट्स करते हैं, लेकिन इस पेचीदा मुद्दे पर वो अंग्रेजी में पोस्ट लिखते हैं। खैर, हम आपको हिंदी में इस पोस्ट के बारे में बता देते हैं। क्या लिखते हैं दिग्विजय सिंह अपनी सफाई में? वो लिखते हैं कि फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट की पहल और पायल तड़वी और रोहित बेमुला की माताओं के मांगों के बाद माता की मांग के बाद मोदी सरकार, इसमें वो मोदी सरकार लेते हैं, इसे बड़े इंटरेस्टिंग है। यहाँ केंद्र सरकार ही लिखते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार ने और यूजीसी ने एक ड्राफ्ट इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए थे। इसके बाद दिसंबर 2025 में शिक्षा पर संसद की स्थायी समिति ने इन ड्राफ्ट नियमों की समीक्षा की और सर्वसम्मति से रिपोर्ट को एडॉप्ट कर लिया। इसके साथ ही समिति ने ओबीसी वर्ग को जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में शामिल करने का सुझाव दिया और यह सुझाव सर्वसम्मति से लिया गया। दिग्विजय सिंह के मुताबिक संसदीय समिति की सिफारिशों के दो अहम बिंदुओं को यूजीसी ने और केंद्र सरकार ने नजरअंदाज भी किया। ओबीसी वाली बात तो मान ली, लेकिन 2 पॉइंट्स को छोड़ दिया।
नए रेगुलेशंस को लेकर जनरल कैटेगरी के छात्रों की ओर जो विरोध किया जा रहा है उसकी दो बड़ी वजह भी यही बताई गई है। पहला, ड्राफ्ट में मौजूद फर्जी शिकायतों पर दंड के प्रावधान को अंतिम नियमों से क्यों हटाया गया, यह इस पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी बात, जातिगत भेदभाव के शिकार वर्गों की सूची में जनरल कैटेगरी का उल्लेख नहीं होना, जिस वजह से सामान्य वर्ग के छात्र गुस्से में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज विजयी महसूस कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में यह भी पता होना चाहिए आपको कि आखिर में दिग्विजय सिंह ने लिखा कि इसका समाधान यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है। देश के शिक्षा मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान 2 दिन पहले ही छात्रों को भरोसा में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला जैसे लग रहा था बीते 2 दिनों से कि हाथ से फिसलता जा रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम पर स्टे लगाकर एक तरीके से केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को राहत दे दी है। 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, केरल में चुनाव है, उसके बाद अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी की मुश्किलें इन चुनावों में बढ़ सकती थी, जैसा कि प्रोटेस्ट बड़ा विकराल रूप लेता जा रहा था। यूजीसी के नए नियमन को लेकर यूपी में अब ज्यादा नाराजगी दिखी। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा हुआ, अपने आप को याद होगा, इस गुस्से ने आग में घी में डालने का काम किया। और कल बीजेपी के बड़े नेता रहे यूपी के और गवर्नर भी रहे कलराज मिश्र, जो अब किसी पद पे नहीं है, वो भी खुलकर छात्रों के समर्थन में आ गए थे, सामान्य वर्ग की पैरोकारी करने लगे थे। तो ये जो भारत का राजपत्र है, गैजेट ऑफ इंडिया, फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार हम कवरेज करके दोनों पक्षों को सुना रहे हैं। दोनों पक्षों के तर्कों में दम नजर आता है। अब सरकार को, यूजीसी को, शिक्षा मंत्रालय को तय करना है कि आखिरकार सभी लोगों के बीच कॉलेज यूनिवर्सिटीज में समानता बनी रहे, भेदभाव ना हो। उसके लिए कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो एट्रोसिटीज होती हैं, जो जातियां होती हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो पूरी तरीके से विराम उस पर लग सके। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की, जो यूपी से है। यूपी में अभी से मुसलमान वोट के लिए कितनी बड़ी महाभारत छिड़ गई है। क्या सच में जिस नेता पर मुसलमान मेहरबान होंगे वही बनेगा 27 का पहलवान? और क्यों मुस्लिम वोटों के दावेदार आपस में लठ बजा रहे हैं, आइए देखते हैं। अगर यूपी में मुसलमान वोट बटेगा तो पहले नंबर पर उसके पसंद की पार्टी कौन होगी? सपा, कांग्रेस, बसपा या कोई चौथा? एक अनार और 100 बीमार जैसी हालत इस वक्त दिखाई दे रही है। हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं दरअसल हम क्या कहना चाहते हैं। ये 4 चेहरे हैं। मुसलमान वोट किसके पास जाएगा? अखिलेश के पास, राहुल गांधी के पास, अब ये चौथे प्लेयर के तौर पर जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो असदुद्दीन ओवैसी हैं, और मायावती इसमें अपना हिस्सा लेने की जरूर कोशिश करेंगी। तो 26 में यूपी की 27 की चुनावी तैयारियां गर्मा गई हैं। सबसे बड़ी लड़ाई मुस्लिम वोटों को लेकर छिड़ गई है। चारों राजनीतिक पार्टियां अभी से मुसलमान वोटरों को अपने पाले में लाने की रेस में लग गई हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की MIM और अब बहुजन समाज पार्टी, ये चारों दल मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने में जुट गए हैं। दिलचस्प बात यह कि इस लड़ाई में निशाने पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव है। हालत यह है कि कभी यूपी के 2 लड़के और 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ने वाली कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, जो कि प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने फिर एक बार सपा पर डायरेक्ट अटैक करके इशारा किया है कि शायद कांग्रेस अलग लड़ने के मूड में है। इमरान मसूद सांसद है, उनको शायद PDA का फुल फॉर्म पता है या नहीं पता है। PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब यूपी में कौन है? मुसलमान है। सरदारों की तो शहर है नहीं वो, कि ईसाइयों का तो सूबा है नहीं वो, लेकिन उनको मुसलमान शब्द चाहिए। मुसलमान के नाम पर वो राहुल गांधी का नाम लेते हैं। हालांकि इमरान मसूद के इस आपत्तिजनक बयान पर अखिलेश यादव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पर उनकी पार्टी के नेता आशु मलिक ने जरूर जवाब दिया। ये तो हो गई, आप उनको छेड़ोगे तो वो पलट के आपको तंग करेंगे। वैसे सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और अखिलेश यादव के बीच की ये सियासी अदावत नई नहीं है। इससे पहले भी इमरान ने अखिलेश को लेकर ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी थी कि 2027 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राहें जुदा होने वाली हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला है। 2 महीने बाद एक बार फिर इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा। इमरान मसूद यूपी के सहारनपुर से सांसद हैं, लोकसभा के। सहारनपुर में 42% से भी अधिक मुस्लिम वोटर हैं। उसी सहारनपुर में सैकड़ों मुस्लिमों के बीच इमरान मसूद ने अखिलेश पर मुसलमानों को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इमरान मसूद ये भूल गए कि वो अपना चुनाव तब लड़े जब वो सपा के साथ गठबंधन में लड़ रहे थे। इमरान मसूद एक बार और विवाद खड़ा कर चुके हैं। अखिलेश यादव पर बरेली में जो आई लव मोहम्मद वाला विवाद हुआ था,
उसमें लाठीचार्ज हुआ था अल्पसंख्यक समुदाय पर। तब इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन अब आप अखिलेश यादव के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे गए इस पोस्ट को ध्यान से देखिए। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के दौरान 26 सितंबर 2025 को अखिलेश यादव ने यह पोस्ट शेयर किया था, जिसमें साफ साफ शब्दों में उन्होंने लिखा कि सरकार की ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होता है। सरकारें लाठीचार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चला करती हैं। ना इधर का ना उधर का जो सच है उसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं। इसे दिखाने के पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि यूपी में मुस्लिम वोट के लिए राजनीति किस लेवल पर पहुंच गई है। बड़ा सवाल है कि क्या इस बार मुसलमानों का वोट बटेगा? क्या 2027 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार जैसा धमाका यूपी में कर सकती है? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में MIM जो कि पड़ोसी राज्य है, उसने बड़ा शानदार प्रदर्शन इस बार किया है। तो चाहे कांग्रेस के इमरान मसूद हो, बीजेपी के CM योगी आदित्यनाथ हो, या फिर उनके दोनों डिप्टी CM हो, यहां तक कि ओवैसी हो, अखिलेश यादव ही सबके निशाने पर है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता तो यूपी में 30 से भी अधिक सीट जीतने का अभी से दावा कर रहे हैं। वहीं अब तो BSP सुप्रीमो मायावती भी यूपी के मुस्लिम वोटरों पर डोरे डालने में जुड़ गई है। लेकिन इस खेल के सबसे बड़े पतंगबाज ओवैसी बनकर हाल में उभरे हैं, जो बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के दम पर अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश पे हैं। लेकिन इस कोशिश में उनके निशाने पर अखिलेश यादव ही हैं। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, सब के सब अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब है यूपी का मुसलमान अब तक अखिलेश के साथ रहा है, या ये कहें कि अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव पर आंख मूंद कर भरोसा करता आया है। यूपी का मुसलमान कभी कांग्रेस का सबसे पक्का वोटर हुआ करता था। अब ये आंकड़े देखिए, 1980-90 के दशक तक मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन 92 में बाबरी विवाद के बाद कांग्रेस का मुस्लिम सपोर्ट बुरी तरीके से टूट गया। उससे पहले 1990 में ही मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों को साधने वाली चाल चली थी। यहां तक कि कार सेवकों पर फायरिंग जैसे फैसलों से मुलायम सिंह ने अपने आप को मुस्लिम मसीहा के तौर पर पेश किया। 1993 विधानसभा चुनाव में SP ने मुस्लिम यादव समीकरण से सरकार भी बना ली, जिसमें BSP से गठबंधन के कारण दलित वोट भी साथ में जुड़ गए। 2000 के बाद कांग्रेस का मुस्लिम वोट शेयर 10% से भी नीचे चला गया। CSDS लोक नीति के मुताबिक 1993 से 2002 के इस 10 साल के बीच में 60 से 70% मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के साथ ही यूपी में गया। मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी की राजनीति की सबसे बड़ी धुरी बन गया था और बना हुआ है, इसीलिए उस पर सेंध मारने की कोशिश की जा रही है। यानी नारे बदले, चेहरे बदले, लेकिन यूपी में मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी ही बनी रही। अब पिछले 2 विधानसभा चुनावों से ओवैसी यूपी के मुसलमानों को लुभाने में लग गए हैं। अभी तक यूपी के 1% वोट भी उन्हें नसीब नहीं हुआ है। अब ओवैसी की पार्टी के नेता यूपी में 30 सीटों पर जीत का दावा करते हैं, लेकिन इन तमाम दावों के बीच यूपी के मुसलमानों के मन में क्या है, ये हम उनकी जुबानी अब आपको सुना देते हैं। जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो दूसरी पार्टियों में भी बटेगा। मसलन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी, BSP, कांग्रेस या MIM, इसमें से किसके साथ जाएगा? देखिए, हमारा तो कहना ये है कि सब लोग एक साथ जुट होकर जो भी फैसला करे, एक लोग को वोट दे। तो पीछे के साथ हो सकता है, कुछ नहीं। आप लोग ने कुछ तो विचार बनाया होगा कि समाजवादी पार्टी जो ट्रेडिशनल के तरीके से, या इस बार लगता है कि कांग्रेस भी सही है। कांग्रेस सपा का लोग समझ में आ रहा है। सपा का? वैसी नहीं, वैसी भी है लेकिन उतनी दमदार नहीं दमदार सपा। तो अभी मुसलमानों की राय बटी हुई सी लग रही है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा तो उस पर डोरे डाले जाएंगे और कौन सी पार्टी कामयाब होगी ये तो 27 के नतीजों में पता चलेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली कहानी की, जेल में बंद इमरान खान की, जिनकी आंखों के पीछे मुनीर अब हाथ धोकर पड़ गया है। मुनीर का ऑपरेशन अख फुड़वा। एक तरफ पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हुए हैं, चारों तरफ लूटमार मची है, तो दूसरी तरफ मुनीर इमरान खान के पीछे पड़ा है। इस बार तो उसने इमरान के खिलाफ सबसे खौफनाक साजिश का चक्रव्यूह तैयार किया है। वो इमरान को तिल तिल करके ऐसा लगता है कि मारना चाहते हैं, इसीलिए उसने इमरान के खिलाफ ऑपरेशन अख फुड़वा लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन की पूरी स्क्रिप्ट मुनीर ने लिखी। इसे अडियाला जेल में अंजाम देने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी अडियाला जेल में इमरान को मुनीर ने कैद करके रखा है और यहां पाकिस्तान का कानून नहीं
मुनीर का हुक्म चलता है। बिना मुनीर के हुक्म के जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब अडियाला जेल के अंदर से खबर यह है कि इमरान की आंखों पर खतरा मंडरा रहा है। इमरान खान को आंखों की गंभीर समस्या है, बीमारी है। उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है, क्योंकि मुनीर के हुक्म पर अडियाला जेल ने इमरान की आंखों का इलाज कराने से मना कर दिया। मुनीर नहीं चाहता कि उसका दुश्मन नंबर 1 इमरान खान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपनी आंखों से पाकिस्तान के विकास का सपना देख सके। वो इमरान खान को जेल में ही निपटाना चाहता है। इससे पहले भी खबर आई थी कि जेल में मुनीर ने इमरान का कत्ल करा दिया। इसे लेकर पाकिस्तान में कई दिनों तक खूब बवाल मचा रहा। जब हालात काबू से बाहर जाते हुए दिखाई दिए तो फिर इमरान की मुलाकात उनकी बहनों से कराई गई, जिसके बाद लोगों को पता चला कि इमरान खान जेल में है और वो ठीक है। तब हालात सामान्य हुए। मुनीर का पहला प्लान फेल हुआ तो उसने पार्ट 2 अब लॉन्च कर दिया है। इमरान की बहनों और उनके वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। खबर है कि जेल के अंदर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स ने इमरान की आंखों की जांच की है। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान की आंखों का इलाज जेल में नहीं संभव है, उसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराना होगा, तभी यह संभव है। बावजूद इसके इमरान को अस्पताल में शिफ्ट नहीं कराया जा रहा है, उनको जेल में ही रखा गया है। इमरान खान की इस खबर को लेकर पाकिस्तान में बवाल मच गया है। इंटरनेशनल मीडिया में हेडलाइंस बनी हुई हैं, लेकिन फील्ड मार्शल मुनीर और उनके पीएम शहबाज शरीफ चुप हैं। हालांकि सब मानते हैं कि पावरफुल असली तो मुनीर ही है, शहबाज तो मात्र कठपुतली है। डॉक्टरों के मुताबिक इमरान खान की आंख में CRVO नाम की बीमारी है। इस वजह से उनकी दाहिनी आंख लगभग डैमेज हो चुकी है। इस बीमारी को आंखों का स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें रेटिना के आसपास की नस फट जाती है, आंख में खून का सर्कुलेशन रुक सा जाता है। समय समय पर इलाज ना मिले तो आदमी हमेशा के लिए अंधा तक हो सकता है। अगर इमरान की हालत इतनी खराब है तो उनका इलाज क्यों नहीं कराया जा रहा? उन्हें जेल से निकालकर अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों उनकी बहनों और वकीलों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी मुनीर की कोई गहरी चाल है? इमरान की बहनों की माने तो इमरान की आंखों में कोई तकलीफ नहीं है। दरअसल उनकी बहनें लगातार उनसे मिलती रहती हैं। अगर इमरान की आंखों में कोई प्रॉब्लम होती तो वो जरूर बहनों को बताते। ऐसे में सवाल ये कि अगर इमरान खान ठीक है तो फिर ये अफवाह पाकिस्तान में कौन फैला रहा है और अफवाह फैलाकर कौन अपनी प्रभुत्व को दिखाना चाहता है? एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि झूठ ऐसा बोलो, बार बार बोलो कि वो सच लगने लगे। कहीं मुनीर की स्क्रिप्ट इसी के चारों तरफ तो नहीं घूम रही? क्या जेल में बंद इमरान खान के साथ कोई अनहोनी हो चुकी है? क्या मुनीर वो काम कर चुका है जिसकी भनक अब तक दुनिया को नहीं लगी है? क्या यही वजह है कि मुनीर अब आंखें खराब होने की अफवाह फैला रहा है? वो पूरा सिस्टम जो मुनीर के इशारों पर नाचता है, वो जानबूझकर इस तरह के रूमर्स को बढ़ावा दे रहा है। इस बात पर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि पिछले कई दिनों से जेल प्रशासन इमरान की बहनों को उनसे नहीं मिलवा रहा। बड़े आश्चर्य की बात अब आपको बताता हूं। कभी गहरे दोस्त रहे इमरान खान और आसिम मुनीर आज जानी दुश्मन बन चुके हैं। इमरान के सत्ता में आने से पहले मुनीर और इमरान खान बहुत करीब थे, लेकिन ISI चीफ से हटाए जाने के बाद दोनों के बीच दरार आ गई और तभी से मुनीर इमरान का विकेट लगातार गिराना चाहते हैं, जैसा कि जानकारी मिली है। और पाकिस्तान के इस अपडेट के बाद अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर, और ये स्टोरी भी बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा यानी अजीत पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती में हजारों हजार कार्यकर्ताओं, प्रशंसकों, मित्रों और परिजनों के बीच उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। अजीत पवार एनसीपी के सर्वे सर्वा थे, प्रमुख थे। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब पार्टी की बागडोर किसके हाथों में होगी? एनसीपी के खेमे से कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा क्या फडणवीस सरकार में? और बनेगा तो कौन बनेगा? क्या वो अजीत पवार की पत्नी जो सांसद है राज्यसभा की सुनेत्रा पवार वो होंगी, या उनके बेटे पार्थ या जय में से कोई एक होगा, या पार्टी के यानी एनसीपी के किसी और सीनियर नेता को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सरकार में बनाया जाएगा?
इन सवालों के जवाब पर आने से पहले उन सवालों का जवाब जरूरी है, वो हादसा हुआ कैसे जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया शून्य पैदा कर दिया है। अब इस बात की जांच होगी कि उस वक्त मौसम की स्थिति क्या थी जब ये विमान हादसा हुआ। क्या विजिबिलिटी बिल्कुल थी या नहीं थी, या मार्जिनल विजिबिलिटी थी? क्या 5 किलोमीटर विजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया और महज 3 किलोमीटर विजिबिलिटी में ही प्लेन उतारने की कोशिश की गई? आखिर पायलट की कोशिशों में कहां कमी रह गई जो पहली बार असफल लैंडिंग के बाद दूसरी लैंडिंग हुई भी तो विमान क्रैश हो गया? क्या विमान के मेंटेनेंस या उसके इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर तो कोई तकनीकी खामी नहीं आई थी? इस बात की भी जांच होगी कि बारामती एयरपोर्ट पर टेबल टॉप रनवे, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम यानी ILS जैसी सुविधाएं क्यों नहीं है। और फिर आखिर उन अंतिम 26 मिनट के घटनाक्रम की भी जांच होगी, जैसे ATC से संपर्क, को पायलट शांभवी पाठक का ओ शिट जैसे आखिरी शब्द के जरिए पूरे घटनाक्रम की सही से पड़ताल होनी चाहिए ताकि सही तस्वीर सामने आ सके। DGCA एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और फॉरेंसिक टीमों ने आज क्रैश साइट का मुआयना भी किया और विमान के मलबे और ब्लैक बॉक्स से संबंधित साक्ष्य को जुटाया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की, NCP की राजनीति की और पवार परिवार की राजनीति की। अजीत पवार के बगैर ही क्या वो चल पाएगी, और चलेगी तो कैसे? NCP के सर्वे सर्वा अजीत पवार अब नहीं है, वो सब कुछ हुआ करते थे। उनके निधन के बाद राज्य की राजनीति में कई विकल्प बनते दिखाई दे रहे हैं। पहला विकल्प यह कि अजीत पवार के NCP का नेतृत्व अब उनकी सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार करे। NCP का एक खेमा ऐसा चाहता भी है कि सुनेत्रा पवार पार्टी की बागडोर संभाल ले। दूसरा विकल्प यह है कि सुनेत्रा पवार दिल्ली की राजनीति करती रहें क्योंकि वो सांसद है और बारामती सीट से अजीत पवार के बेटे पार्थ चुनाव लड़े। वो पहले भी एक बार लड़ चुके हैं, तब चुनाव हार गए थे। इस बार हमदर्दी का वोट उनको मिल सकता है, चुनाव जीत सकते हैं और वैसे में पार्थ पवार को डिप्टी CM तक बनाया जा सकता है। तीसरा विकल्प यह कि अजीत पवार और शरद पवार की NCP एक हो जाए। शरद पवार फिर से NCP की कमान अपने हाथ पे ले लें या फिर पार्टी का नेतृत्व सुप्रिया सुले संभाले। दोनों परिवारों ने हाल ही में अपने गढ़ पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में नगर निगम के चुनाव एक साथ मिलकर लड़े थे, तभी ये अटकलें भी थी कि दोनों NCP एक होने वाली है। और चौथा विकल्प है कि अजीत पवार की पार्टी के नेता या सांसद अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग दलों में जाकर विलय कर लें या उसका हिस्सा बन जाएं, जिसमें ज्यादा चांसेस है कि बीजेपी का फायदा हो सकता है। एक तो लोग मान रहे हैं क्या दोनों धड़े अब इकट्ठे हो जाएंगे? क्या शरद पवार, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं और बहुत ही मतलब दिखे आज, तो बहुत दुख भी लगा ऐसी खबर उनको मिली क्योंकि उन्होंने अजीत पवार को ग्रूम किया था। तो और बाद में डिफरेंसेस हुए और उन्होंने 2023 में पार्टी अलग हो गई, ये तो सब हम जानते हैं। तो क्या शरद पवार ऐसी पहल कर सकते हैं? लेकिन ये भी एक मानने की चीज है कि अगर वो यूनाइटेड NCP NDA के साथ जाने का निर्णय करती है तो शायद वो इकट्ठी रह सकती है। अगर वो नहीं करती है तो 80-90% अजीत पवार के MLAs बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। शरद पवार जी जो भी फैसला लेंगे वो सबको मानना पड़ेगा और इस पार्टी को आगे जाने के लिए रोहित पवार है, सुप्रिया सुले हो या सुनेत्रा पवार हो, ये और पार्टी के बाकी भी जो लीडर है उनको ही एक साथ आके फैसला लेना पड़ेगा, तभी ये पार्टी महाराष्ट्र में आगे अच्छा मतलब सफर तय कर सकती है। तो सुना आपने एक्सपर्ट की क्या राय है। हालांकि कुल मिला के कंफ्यूजन है कि NCP का भविष्य क्या होगा। NCP के पास सांसद भी हैं, विधायक भी हैं और अच्छा खासा बड़े बड़े नाम है। प्रफुल्ल पटेल जैसा नाम, छगन भुजबल जैसा नाम, अनिल देशमुख जैसा नाम, सुनील तटकरे जैसा नाम, ये नेता क्या करें। खैर, अब आगे आ गई है पब्लिक व्यू की। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। आज सबसे पहला कमेंट NCP को लेकर जो आया है वही दिखा देता हूं। जितेंद्र यादव है, ये लिखते हैं, पोस्ट करते हैं, अजीत पवार के तौर पर महाराष्ट्र ने एक दिग्गज नेता खो दिया है। NCP को झटका लगा है और शायद वो अपने पुराने और अखंड स्वरूप में आ जाए, यानी NCP का दोनों का विलय हो जाए। अगला कमेंट है संध्या मिश्रा का। ये UGC पर कमेंट करती हैं, नए भारत में जातियों पर आधारित भेदभाव की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। UGC नियमों पर सवर्ण समाज की आशंकाओं को सरकार द्वारा जल्द ही दूर किया जाना चाहिए।
तो आपने सुना जो पब्लिक व्यू, और हम हर रोज जनता की राय जरूर इस शो में शामिल करते हैं। ये शो आपके ही आइडियाज पर, आपके राय पर हम बनाते हैं। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे कल शाम 6:57 पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए नव भारत।